Let's start 15 May 2023 news. By the way, how are your Monday blues? Three-parent baby. Wait, are you thinking threesome or something? Hey, just don't. Because it's all about genetic disease. It's all about mitochondrial disease. Mitochondria क्या? वही जो क्लास 8th में पढ़ा था सेल चैप्टर है mitochondria. Mitochondria which provides power to our body cells for a better functioning of our heart, liver, kidney and all the other body parts. 6000 में से एक बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है या कह दो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर हो जाता है और ये पास होता है फ्रॉम मदर्स साइड क्योंकि भाई ये जेनेटिक है। अभी एक ब्रेक थ्रू आईवीएफ ट्रीटमेंट आया है और सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया है इन यूके, प्री पेरेंट बेबी वाला सिस्टम, और इस ट्रीटमेंट का नाम है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनके फर्टाइल एग से न्यूक्लियस निकाला जाता है और इसको इन्फ्यूज किया जाता है इन डोनर्स एग जिसमें ऑलरेडी होता है हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, और जो मदर का डेंजरस डिजीज वाला माइटोकॉन्ड्रिया था बायोलॉजिकल वाली मदर का, उसको निकाल लिया जाता है। फिर इसको प्लांट किया जाता है इन यूट्रस और जो बच्चा पैदा होता है उसको कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस नहीं होती है, मतलब लंबा जिएगा, लंबा चलेगा। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनकी डीएनए 99.8% बेबी में होती है और थोड़ी बहुत इस न्यू डोनर की होती है जिसने अपना माइटोकॉन्ड्रिया वाला टिश्यू दिया होता है। इंडिया में जल्दी आइए ट्रीटमेंट और हमारे देश के बच्चे भी बीमारी मुक्त हो जाएं। Do you know India is the largest producer of millets, means अनाज, और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ईयर 2023 को डिक्लेयर किया है एज एन इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट। इंडिया अच्छे से बात जानता है कि आने वाले टाइम पे फूड क्राइसिस होने वाली है अपकमिंग डेकेड में, तो इंडिया अपनी मिलेट की प्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा है। देखो, मिलेट बेसिकली होती है एक ग्रास जिसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्रेन। इसकी इनपुट रिक्वायरमेंट होती है काफी कम और न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है काफी हाई। ड्राउट टॉलरेंट होती है, लो मॉइस्चर में भी हो जाती है, वार्म वेदर में भी हो जाती है, तो पैसे कम लगते हैं इसको ग्रो करने में, और फाइबर प्रोटीन का कंटेंट काफी हाई। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें कहाँ है? जो मिलेट की प्रोसेसिंग होती है, इसकी लास्ट स्टेज आती है पॉलिशिंग। उस टाइम पे होता क्या है कि इतनी ज्यादा पॉलिश कर दी जाती है कि 60 to 70% न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो फॉस्फोरस हो। सिर्फ अनाज खिलाना नहीं है, क्वालिटी वाला अनाज खिलाना है, एंड आई एम प्रीटी श्योर इंडिया विल मेक श्योर कि क्वालिटी आने वाले टाइम पे इंप्रूव होती जाए। या बेब, आई नो इट्स 16 मई 2023। नहीं, मैं डेट पे नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे डिस्फंक्शनल न्यूज़ देनी है। बाय। हाय। इंडिया में आज की डेट में चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो या कोई भी छोटे बड़े बिजनेस हो, वो प्रेफर कर रहे हैं कोवर्किंग स्पेस या फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस, क्योंकि कोई भी ब्रांड बिजनेस नहीं चाह रहा है कि वो बड़ा सी प्लेस रेंट आउट करे। भाई जितना यूज करेंगे उतने का रेंट देंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 1,03,665 सीट्स ऑक्यूपाई करी गई इंडिया में। पिछले साल करी गई थी 87,345 सीट। ये समझ लो कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 41% पे। मतलब आज की डेट में अगर तुम बिजनेस करने का सोच रहे हो तो ये कोवर्किंग में जगह ले लो, बढ़िया चलेगा। क्यों पैसे वेस्ट करने यार। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस कोवर्किंग स्पेस की रिक्वायरमेंट आ रही है इन बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड देन दिल्ली एनसीआर एंड बॉम्बे। यार मैं सोच रहा हूँ शेयर मार्केट निफ्टी यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये अपना स्टॉक बेंचमार्क जो है वो एडवांस कर गया बाय 0.5% ऑन मंडे। सेंसेक्स भी अपना छू गया एट 62,345.71 और निफ्टी भी कुछ 18,000 से ऊपर ही था। मतलब मामला ठीक चल रहा है। एक बस नेगेटिव है, ये जो यूएस डेट सीलिंग है ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट देखो सबसे सेफ बेट है आज की डेट में निफ्टी बैंकिंग स्टॉक में पैसा लगाना। ऑल टाइम हाई चल रहा है, क्लोज हुआ समवेयर अराउंड 44,072 पर। अब देखो कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सेस, रिटर्न अच्छा आएगा, थैंक यू लेटर। जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली सब है परेशान क्योंकि वो कह रही है भैया हमारी ये जो एजिंग पॉपुलेशन है होनहार, इसको हम कहाँ डालें, इनका कैसे यूज उठाएं, रिटायरमेंट एज बढ़ाएंगे तो यंगस्टर्स परेशान होंगे, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो अपना देख ले, लेकिन इंडिया की बात करते हैं क्योंकि इंडिया की भी पॉपुलेशन एजिंग होने वाली है, ओल्ड एज में आ जाएगी। 2011 में जो सेंसस निकला था उसमें पता चला था कि इंडिया में ओल्डर एज वाले लोग हैं 104 मिलियन। अब 2036 में ये हो जाएंगे 225 मिलियन एंड 2061 में बॉस 425 मिलियन। मतलब बूढ़े बढ़ते जाएंगे, ओल्डर्स बढ़ते जाएंगे इंडिया में। तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि देखो अब हम एक पॉलिसी लाने वाले हैं, उसमें क्या होगा, ये जो हमारे होनहार एजेड लोग हैं इनको हम यूज में लाएंगे। तो कैसे? मतलब ये लोग जो रिटायर हो रहे हैं इनको मोस्टली डालेंगे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि वहां पे कमी है टैलेंट की। अब यार अच्छे लोग रहेंगे तभी तो ज्ञान देंगे या काम देंगे। तो बहुत जल्द पॉलिसी आने वाली है कि ओल्ड एज लोगों को अलोकेट किया जाएगा वर्क के लिए, और यंग जनरेशन को परेशान होने की बात नहीं क्योंकि आपके काम के साथ कोई
compromise नहीं boss. This world is completely connected and so is globalization. India का export decline कर गया by more than 12.7% and it's happening since last 3 months. April में $34.66 billion. In fact हमारा import भी decline कर गया है by 14%. Reason है कि US से demand नहीं आ रही है और यूरोप से भी demand नहीं आ रही है. इसीलिए तो globalization, connection, interconnection with these nations is important. But hope है कि September 2023 से मार्केट फिर से ओपन हो जाएगा और इंडिया का एक्सपोर्ट बेटर हो जाएगा. So smile यार. Have you heard of आधार enabled payment system? बस इतना करना है कि अपने फिंगरप्रिंट्स देनी है, बायोमेट्रिक डिटेल्स, उसके बाद आधार नंबर, बैंक नेम एंड डन, पेमेंट हो गई. कैसे? ये होगी फ्रॉम माइक्रो एटीएम्स एंड पीओएस डिवाइसेस से. पर यार जितनी सुनने में अच्छी लग रही है उतनी शायद है नहीं, क्योंकि आज की डेट में हो रहे हैं स्कैम. कैसे हो रहे हैं? ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बना लेते हैं सिलिकॉन थंब और वो यूज करते हैं ऑन बायोमेट्रिक पीओएस डिवाइसेस एंड बायोमेट्रिक एटीएम्स पे. अब पता नहीं चलता है पैसे कब निकल जाते हैं अकाउंट से. अब आप यही कर सकते हो कि जो आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं उसको सेफ रखो. ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा. कैसे? दूसरी चीज, ये जो अपना ये आधार कॉपी करा के फोटोकॉपी साइन करके कहीं भी दे देते हो, मत दो भाई. किसी ये हैकर वैकर के हाथ लग गया ना तो वही सिलिकॉन थंब लगा के हो गया काम. आज से ठीक 10 साल पहले दिसंबर 2013 को एक एक्ट आया बाय द नेम ऑफ पोश. इसका मकसद था प्रिवेंशन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस और इसकी शुरुआत होती है 1992 से. राजस्थान में एक फीमेल एनजीओ एम्प्लॉय के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया क्योंकि उन्होंने 1 साल की बच्ची को बाल विवाह से बचाया. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि इंडिया में जब बात आती है बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑन जेंडर इक्वालिटी तो कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ है ही नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा गाइडलाइंस निकाली और कहा पार्लियामेंट जब तक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं ला देती है तब तक इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा. 2013 में पोश एक्ट आया. पोश एक्ट क्लियरली कहता है कि अनवेलकम फिजिकल टच या सेक्सुअल एडवांटेज कैन नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल. इनफैक्ट यू कैन नॉट इवन मेक एनी सेक्सुअल कमेंट्स ऑन योर एम्प्लॉइज. पोश एक्ट में मेंशन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं उनको फॉर्म करनी होगी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, जिसको हेड करेगी फीमेल, जिसमें एक्सटर्नल एनजीओ के मेंबर्स होंगे, जिसमें 2 फीमेल्स मेंबर और होंगी और इंटरनल मेंबर्स भी होंगे. नाउ ये देखा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कि ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होती है ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ही नहीं करते हैं. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया कि इंडिया में 30 में से 16 नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ही नहीं बनाई है. तो एक जो फीमेल है वो कहां पे अपनी फॉर्मल हैरेसमेंट कंप्लेंट करेगी? और लॉ में भी एक लूपहोल्स देखी गई है, वो ये है कि अकाउंटेबल कौन है, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, रिएड्रेसल प्रोसेस के लिए रिस्पांसिबल कौन होगा, इसकी भी क्लैरिटी नहीं है. क्योंकि होता क्या है बेसिकली जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में फीमेल्स काम करती हैं वो कहां जाए, कैसी आईसीसी कमेटी उनके लिए. इनफैक्ट रेपुटेशन को लेके बहुत बार फीमेल्स कंप्लेंट तक नहीं रजिस्टर करती हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है स्ट्रिक्टली कि जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन सबको जल्द से जल्द ये मेक श्योर करना चाहिए कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी फॉर्म हो एंड हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी जल्द से जल्द करनी चाहिए. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि if you'll start your day with bad mindset and with bad mood, then trust me, your day is fucked up and you'll just see negative. By the way, 17 May 2023 Dysfunctional News आपका स्वागत करता है with positive. If you're a frequent flyer to Delhi and you like to stay near International Indira Gandhi Airport Terminal 3 तो आपके पास ऑप्शन अब सिर्फ रोजिएट और नोवेटॉल नहीं होगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद वहां पे आ जाएगा ताज होटल, जो कि आ रहा है फ्रेंचाइजी मॉडल में फ्रॉम शैले होटल ग्रुप. और इसकी फ्रेंचाइजी दे रहा है टाटा ग्रुप का विंग जिसका नाम है इंडियन होटल कंपनी. सो मुस्कुराइए. बाय द वे इसमें 400 बेडरूम्स होंगे एंड लॉट्स ऑफ लग्जरी. सो इफ यू आर मैरिड देन जाओ. ओके आई नो इट्स मीन बट आई एम फाइंडिंग दिस रियली फनी. देखो वोडाफोन और आइडिया पहुंच गए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास और कहे कि यार प्लीज ये जियो और एयरटेल को मोनोपोली मत क्रिएट करने दो 5G में भी. तो बेसिकली है क्या कि आज की डेट में एयरटेल और जियो अपने पोस्टपेड कस्टमर्स को 5G एक्सेस दे रहा है अनलिमिटेड. और जिन कस्टमर्स ने 239 के ऊपर का प्रीपेड डेटा पैक लिया है जियो में उनको भी 5G अनलिमिटेड एक्सेस डेटा सर्विस मिलेगी. वोडाफोन कह रहा है यार ये क्या बात होती है, जियो ने ऑलरेडी अपनी सर्विस 5G वाली खोल दी है इन मोर देन 3,972 सिटीज में और एयरटेल ने 5G सर्विस खोल दी है इन मोर देन 3,500 सिटीज में. और हमें देखो वोडाफोन आइडिया, हम यार अब तक 5G रोल ही नहीं कर पा रहे हैं और तो और हम एक्सटर्नल फंडिंग ही लेते जा रहे हैं. हमारे तो इतने बुरे हाल हो गए कि हमारे जो ऑलरेडी ब्रॉडबैंड कस्टमर्स थे वो एकदम हमसे जाते जा रहे हैं. हम क्या करें? रेगुलेटरी अथॉरिटी प्लीज कुछ करो, ये जियो और एयरटेल की मोनोपोली नहीं चलेगी. दारूबाजी शुरू होती है हैंगओवर से और खत्म होती है कैंसर पे. बियर में चाहिए 5% से ज्यादा, वाइन में चाहिए 12% से ज्यादा और विस्की में तो चाहिए 30-40% से ज्यादा. जितना ज्यादा उतनी महंगी उतनी अच्छी. लेकिन बॉडी के अंदर क्या होता है? बॉडी के अंदर ये होता है कि दारू में होता है इथेनॉल, अच्छी वाली जो पीते हो आप, और वो आपके
आपके बॉडी में जाती है। इसको टेक्निकली बात करो ड्रग्स की तरह, लो डोज में आपको नशा देती है। धीरे धीरे आपका न्यूरोट्रांसमिशन लेवल डाउन होता है, तो जो इंटॉक्सिकेटिंग फीलिंग होती है वो आती है। महंगी दारू की ये अच्छी बात है कि बॉस धीरे धीरे आपको बीमार करेगी, धीरे धीरे कैंसर होगा, धीरे धीरे हार्ट डिजीज होगी, धीरे धीरे टपकोगे। लेकिन यहाँ आती है दूसरी देसी दारू, यहाँ आती है ये लोकल मिथेनॉल वाली दारू, जिसको बनाने में, प्रोसेसिंग में, डिस्टिलेशन में इम्प्योर प्रोसेस और इम्प्योर चीजें यूज करी जाती हैं। मतलब इथेनॉल के साथ मिथेनॉल यूज होता है भारी मात्रा में। जो कि ज्यादातर पीते हैं वो लोग जो कि होते हैं बहुत गरीब। इसकी सबसे बुरी बात यह है कि इसके रिएक्शंस अगर गलत हो गए तो इंस्टेंट डेथ। तमिलनाडु में 2 डिस्ट्रिक्ट में 16 मई को केस आया कि 22 लोग ये मिथेनॉल वाली दारू पी के मर गए और 30 लोग अभी भी एडमिट हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 क्लियरली प्रिस्क्राइब किया है कि मिथेनॉल का कितना लेवल यूज करना चाहिए इसको बनाने में भी। लेकिन कौन फॉलो करता है, कौन देखने आ रहा है ना। देखो होता क्या है, जब तुम ये मिथेनॉल वाली गंदी दारू पीते हो तो आपकी बॉडी में जाती है और आपके लिवर की ऐसी तैसी कर देती है। कई बार आपको इंस्टेंटली हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका मतलब कि जो नॉर्मल ब्लड पीएच लेवल है वो हो जाएगा डाउन और बॉडी के साथ हो जाएगा बहुत बुरा, बहुत एसिडिक हो जाएगी। दूसरी चीज क्या होती है, जब दारू जाती है आपके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, तो आपके ब्लड को फुल ऑफ मिथेनॉल कर देती है एंड विद इन 19 मिनट्स बुरे हाल, और बहुत ज्यादा केसेस में डेथ, नहीं तो हैमरेज, नहीं तो बंदा ब्लाइंड भी हो जाता है। सरकार को कुछ करना चाहिए यार, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहिए। और बहुत लोग क्या करते हैं, जो अपने घर पे दारू बनाते हैं वो भी मिथेनॉल का यूज करते हैं। इसमें वो यूज करते हैं एरिक, जो कि पाया जाता है पाम ट्री में, उसके प्रोसेस से इसको डिस्टिल किया जाता है। सो आई थिंक इस पे लॉ एंड रेगुलेशन और स्ट्रिक्टली टाइट करने चाहिए। हाय, इट्स 18 मई 2023 एंड आई एम सो लकी कि मुझे कोई मीडिया नहीं फॉलो करती है। मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूं एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल। एक्चुअली ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा यार, क्योंकि 2023 में मुझे लगता है ज्यादा सक्सेस सेलिब्रिटी होना एक कर्ज है अपने में। अच्छा सोचो, तुम गलती से बहुत फेमस हो जाते हो, नेम, फेम, पैसा क्या नहीं है अब तुम्हारे पास। अब इस फेम को हो गए हैं 4 से 5 साल, अब तो तुम्हारी आदत हो गई है। और अब तुम देखते हो, तुम कहीं भी जाते हो, चाहे ग्रोसरी लेने, चाहे सुपरमार्केट, चाहे वेकेशन करने, चाहे शिट कर रहे हो, चाहे लेट रहे हो, चाहे डेट पे हो, हर जगह कैमरा है जूम इन करके छुपा हुआ, जो कि तुम्हारी एक एक गतिविधियों पे नोटिस रख रहा है। हाउ डू यू फील? हर टाइम कॉन्शियस रहोगे। अच्छा एक बात पता है आपको, कि जो सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग होते हैं 99% लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करके पहुंचते हैं। और हम लोग एंजॉय करते हैं देख के, अच्छा ये रणबीर कटरीना की फोटो आई, वेकेशन चल रहा है, ओहो हो, तुम और मैं भी तो करते हैं। अभी न्यूयॉर्क में प्रिंस हैरी, उनकी वाइफ मेगन और मेगन की मदर एक अवार्ड फंक्शन से आ रहे थे। एक पेपराजी की कार उनको फॉलो कर रही है इतने बुरे तरीके से कि एक्सीडेंट हो जाता प्रिंस हैरी, मेगन एंड मेगन की मदर का। एंड पास में भी प्रिंस हैरी ने बोला है कि मेरी मदर डायना मरी ही इसी वजह से, क्योंकि पेपराजी उनको पेरिस में फॉलो कर रही थी, कार की स्पीड बढ़ी एंड हो गया। और ऐसा ही कुछ होता है। और सोचो कितने सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा होता है। आई मीन पेपराजी यार, इंसानियत तो होनी चाहिए ना। काम अपनी जगह है यार, काम करो पर इंसानियत मत खत्म करो। इनफैक्ट हमें डिसफंक्शनल ऑडियंस को एटलीस्ट ऐसी जो इमेजेस, वीडियोस आते हैं उसको बिल्कुल नहीं सपोर्ट करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए कि यार ये तो उनके परमिशन से नहीं ली गई है ना, हम क्यों एंजॉय करते हैं, हमारी भी तो फैमिली है। चाय, बिस्किट, नमकीन, साबुन, शैम्पू, मतलब एफएमसीजी सेक्टर प्रोडक्ट्स, और एफएमसीजी सेक्टर प्रोडक्ट्स की कॉस्ट होने वाली है कम। देखो लास्ट ईयर क्या था कि इन्फ्लेशन था बहुत हाई एफएमसीजी सेक्टर में, डबल डिजिट में था, तो कॉस्ट बढ़ा दी थी कंपनीज ने काफी। पर आज की डेट में इन्फ्लेशन है सिंगल डिजिट में, और माना जा रहा है कि 3 to 4% पे आ जाएगा इन्फ्लेशन इन एफएमसीजी सेक्टर। तो कंपनीज कह रही है देखो अब हमें इनपुट कॉस्ट पड़ रही है कम, मतलब जिससे रॉ मटेरियल लेते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्यों ना हम ये बेनिफिट दें कस्टमर्स को। बहुत जल्द आपको ये सारी चीजें सस्ती मिलेंगी। और हाँ, एसी, फ्रिज और ये सारी जो चीजें हैं इसकी भी कॉस्ट अभी बढ़ने वाली नहीं है। तो 2023 में मजे करो, शॉपिंग करो। श्रीनगर स्प्रेड ओवर 294 स्क्वायर किलोमीटर विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 13.5 लाख पीपल। वहां पे चल रहा है स्मार्ट सिटी मिशन। इसका मतलब डेवलपमेंट हैपनिंग ऑल ओवर, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू रोड टू लाल चौक टू क्लॉक टावर, व्हाट नॉट। इस साल इंडिया कर रही है G20 की प्रेसिडेंसी, और जो अगली G20 की मीटिंग है दैट इज ऑन टूरिज्म, वो होने वाली है श्रीनगर में। अब इसका मतलब वर्ल्ड के टॉप पावरफुल नेशंस के लोग, लीडर होंगे इंडिया में और स्पेशली श्रीनगर में। तो इससे एक अच्छा मैसेज जाता है वर्ल्ड में। पाकिस्तान इस चीज को अपोज कर रहा था। एंड बाय द वे ये मीटिंग है फ्रॉम May 22 से लेके May 24 तक। क्यों अपोज कर रहा है भाई? कश्मीर, श्रीनगर इज an integral part of India and I think there shouldn't be any doubt। तो इंडिया ने अच्छा किया कि इंडिया ने डिसीजन लिया कि G20 मीटिंग श्रीनगर में भी होगी। जय हिंद। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका 19 मई 2023 को स्वागत करता है डिसफंक्शनल इंडियन। तो शुरुआत करें क्या न्यूज के साथ।
इंडिया की नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, पर इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट वाली पॉलिसी बायलैटरल रिलेशनशिप को देखते हुए और भी ज्यादा कूल और अच्छी है यार। मई में हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं जापान टू अटेंड G7 समिट। अब G7 समिट समझ लो यूएस लेड ब्लॉक, अ कोलैबोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक नेशंस। अब यहाँ पे इंडिया की मुलाकात होगी अपने क्वाड मेंबर के साथ, मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस से। तो बढ़िया डील्स होंगी इंडो पैसिफिक से रिलेटेड। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं यूएस से, उनको दिया जा रहा है स्टेट ऑनर वॉशिंगटन में, जो कि देंगे यूएस के प्रेसिडेंट, जो कि मिला है अब तक सिर्फ 2 इंडियंस को, 2009 में मनमोहन सिंह जी, 1963 में राधा कृष्णन जी को, और अब मिलेगा मोदी जी को। चलो ये तो बात हो गई यूएस लेड वाली। अब बात करते हैं पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इनसे भी तो टर्म्स अच्छे रखने हैं। इंडिया जुलाई में होस्ट कर रहा है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। अब इसमें इंडिया वेलकम करेगा, डायलॉग करेगा विद प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, चाइना, प्रधानमंत्री पाकिस्तान और भी दूसरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट लीडर्स होंगे। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ। वो फ्रांस का कुछ नेशनल बैस्टल डे है और यूरोप की दूसरी सिटीज में जाके कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी। अगस्त इंडिया करेगा ब्रिक्स में एंट्री बहुत पहले कर चुका है, मतलब जाके मीटिंग करेगा, जो कि होगी साउथ अफ्रीका में। किससे होगी ब्राजील से, होगी चाइना से, होगी साउथ अफ्रीका से, होगी रशिया से। ये डिस्कशन होगा कि देखो यार, ये जो यूएस डोमिनेट करता है डॉलर में, इसका कुछ ऑल्टरनेट बनाना है हम लोग को। बात चल रही थी ना, तो इस पे कुछ फाइनल कॉल ली जा सकती है। दूसरा, ये जो यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन का एक कोलैबोरेशन है और ज्यादातर इनकी डोमिनेंस रहती है, चाहे ट्रेड हो चाहे कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, ये वाला थोड़ा सा बाईपास करना होगा और कुछ हम लोगों को अपना बनाना होगा, एशिया को इंक्लूड करते हुए। तो ये एक चीज है। उसके बाद सितंबर में होगी G20 समिट की मीटिंग न्यू दिल्ली में, सबसे इंपॉर्टेंट वाली। बड़े बड़े सारे लीडर्स आएंगे, मतलब समझो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाले मेंबर्स हैं वो भी आएंगे, बड़े बड़े देश वाले। और ये 2010 के बाद होगा, इतने सारे बड़े मेंबर एक साथ इंडिया में। अब यहाँ पे इंडिया को बहुत स्मार्टली अपनी मल्टी अलाइनमेंट वाली पॉलिसी को लेके चलना होगा। मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, एक्चुअली इंडिया कर रहा है। और अगर तुम देखोगे तो 2014 से जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है बहुत मायने में बहुत बैलेंस्ड रहे हैं। अब यार एक इसमें ड्रॉबैक आ सकता है कि कल की डेट में यूएस कह सकता है, यूरोपियन यूनियन कह सकता है कि हम आप पे सैंक्शंस लगा, आप रशिया से अगर डील करेंगे, चाहे ऑयल की चाहे वेपन्स की। दूसरी तरफ मान लो कि चाइना अटैक कर दिया इंडिया पे, रशिया फंस जाएगा कि चाइना की साइड ले कि इंडिया की साइड ले। तो इंडिया को थोड़ा सा और स्ट्रेटेजिकली बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जहां बात हेल्थ की आती है तो मुझे लगता है दवा और दुआ दोनों काम आती है। एक डेवलपमेंट है हेल्थ सेक्टर में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है हम इनहैंस्ड कोऑर्डिनेशन रखेंगे रिसर्च में इन द फील्ड ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये समझ लो कि जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन होती हैं वो होती हैं ये तुम्हारी आयुर्वेदिक वाला, ये योगा, माइंडफुलनेस, इसको कोलैबोरेट करवाया जाएगा विद एलोपैथी मेडिसिन, मतलब मॉडर्न मेडिसिन। इसका फायदा ये होने वाला है कि जो एम्स में आयुष डिपार्टमेंट है वो इवॉल्व हो जाएगा इनटू इंटीग्रेटेड मेडिसिन डिपार्टमेंट। दैट्स अ गुड न्यूज। एंड ऑल्सो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन से काफी हद तक ठीक हो जाती है। आई यूज्ड टू थिंक कि ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस का सबसे बड़ा रीजन होता है इन्फ्लेशन, रिसेशन या फिर वॉर, बट यार मुझे पता चला वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कुड बी लॉस ऑफ नेचर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऐसा क्लियरली बता दिया है। दिस इकोसिस्टम, दिस नेचर, ये हमें पर एनम कितने की सर्विस देता होगा? मोर देन $140 ट्रिलियन, वे मोर देन द ग्लोबल GDP। अब ये सर्विस देता कैसे है? जैसे कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, जो ओशंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सॉइल्स होते हैं, ये कार्बन को एब्जॉर्ब करके रखते हैं ना, सोचो। क्रॉप पॉलिनेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सो मेनी अदर सर्विसेज। सो बी नाइस टू नेचर यार। बायोडाइवर्सिटी इज एवरीथिंग। जब बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो कैसा बिजनेस, कैसी ग्रोथ? टू ऑल द रिच आउट देयर हु आर प्लानिंग अ ब्रॉड ट्रिप, जो कि इंटरनेशनल पैकेजेस लेने जा रहे हैं और फॉरेन जाके अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगे, तो आपका कटेगा एडिशनल 20% TCS अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब तुम क्रेडिट के लिए अप्लाई करोगे साल के अंत में तो तुमको वो क्रेडिट वापस आ जाएगा, पर इनिशियली तो पैसे लगेंगे। कोई बात नहीं, पैसे वाले हो, थोड़ा सा लग जाएगा, बाद में मिल जाएगा। So be ready. It's Saturday. Get drunk, look hot, but don't drink and drive. स्टार्ट करें 20 मई 2023 की डिस्फंक्शनल न्यूज। रिमेंबर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप पे, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे ये कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने वायलेशन की है, इरेगुलरिटीज करी हैं, पैसे का भी हेरफेर किया है। पूरे देश में बवाल हुआ, अडानी कंपनी के काफी शेयर्स गिरे एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी को, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, कि आप इंक्वायरी करिए और जल्द से जल्द हमें रिपोर्ट दीजिए। फाइनली सेबी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसने कहा है उसने कोई इरेगुलरिटीज और वायलेशन नहीं पाई है फ्रॉम अडानी ग्रुप साइड, नॉट इवन इन मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स और इन पार्टी
ट्रांजैक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो सेबी कह रही है तो सही कह रही है। इसके बाद बढ़ते हैं आरबीआई की तरफ। फ्राइडे को तो पता ही है आरबीआई ने कहा बॉस बहुत जल्द 2000 का नोट मार्केट से एकदम खत्म, अब हम नहीं छापेंगे। अब आरबीआई ने कहा गवर्नमेंट को कि देखिए ये जो हमारा सरप्लस मनी है ना फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, हम आपको देंगे 87,416 करोड़ रुपीस ओनली। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको यूज करेगी अच्छी स्कीम्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए। बताया था ना मैंने कल ही 20% एडिशनल कटेगा। एक गुड न्यूज है, ओवरसीज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्पेंडिंग अगर आपकी 7 लाख रुपए से कम की है पर ईयर पर पर्सन, तो आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर नहीं आएंगे। मतलब आपका 20% टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नहीं कटेगा फ्रॉम जुलाई 1। ऑल्सो पर ईयर जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम होती है पर पर्सन, एक बंदे की लिमिट होती है $250,000। अगर उसके ऊपर स्पेंडिंग कर रहा है एक इंसान तो उसको आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। No cap.